So good afternoon to all of you. कैसे हैं आप सभी? अच्छे, बहुत अच्छे हैं ना, वेरी गुड। तो होमवर्क तो कर ही लिया होगा, कर लिया होगा ना होमवर्क। तो मैप में लोकेशन फिल कर ली होंगी, आपने किया सबसे पहले? हाँ हाँ, कॉपियाँ, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ होमवर्क कर लिया गया। दिखाइए होमवर्क, दिखाइए जल्दी, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। आपस में एक दूसरे को नहीं, अपनी अपनी कॉपी दिखा दीजिए, इतना सहयोग मत करिए बस एक दूसरे का। क्या क्या? अच्छा, वो काम कर लिया। अच्छा बताइए कौन कौन से थे मुख्य केंद्र? ये बहुत बाद का है। जिस समय ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस इंडिया में आए थे उस समय भी सूती वस्त्र उद्योग थे, व्यापारिक केंद्र थे। होगा। अच्छा, वेरी गुड। होमवर्क और किस किस ने कंप्लीट किया? अच्छा चलो, ये सवाल ही शायद मैंने गलत पूछ लिया, अब दोबारा से पूछती हूँ, किस किस ने होमवर्क नहीं किया? प्लीज रेज योर हैंड्स। शाबाश, वेरी गुड, ईमानदारी से। ठीक है ना, नहीं किया ना कंप्लीट? पीछे कर लिया कंप्लीट, वेरी गुड। किस खुशी में? अच्छा, नहीं नहीं, इतना मत खो जाइए नक्शे में, ठीक है। होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए आपका डेली बेसिस पे। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जो भी क्लास में डिस्कशन होगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो भी होगी, जो नोट्स लिखवाए जाएंगे, जो होमवर्क दिया जाएगा, अगर सच में पेपर क्लियर करना है तो ये काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। काम करना है ना, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक कवर किया था, बताइए फटाफट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से यूरोप की कंपनियां भारत में आईं और उन्होंने भारत में आने के बाद अपने व्यापारिक केंद्र या अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की, ठीक है। व्यापारिक कंपनियां और उनके व्यापारिक केंद्र, यूरोप की कंपनियां और भारत में उनके व्यापारिक केंद्रों के बारे में हमने पढ़ा था। कौन कौन सी कंपनीज के बारे में हमने पढ़ा? सबसे पहले हमने पुर्तगाली कंपनी के बारे में पढ़ा, फिर हमने डच के बारे में पढ़ा, फिर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। डेनिश आएंगे फिर इनके बाद, ठीक है। सीक्वेंस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने वो लिखा है, ठीक है। चले लिखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिख रहे थे ना, लिखिए तो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं आज क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो एक बार मैं बता देती हूँ। हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, कुछ बची है वो इंफॉर्मेशन अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फ्रेंच कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, और आज का जो मेन जो टॉपिक होगा हमारा, इसके बाद से जो मेन टॉपिक होगा वो होगा डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर। 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में मुगल शक्ति का पतन क्यों हुआ, ठीक है। और 1707 के बाद से, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से कौन कौन से मुगल बादशाह भारत में आए। हालांकि इतना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यूपीएससी बहुत कम फोकस करता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेटा ये जो पोर्शन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि मुगल शक्ति का पतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ से डायरेक्ट आपके मेंस में क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन
इनडायरेक्टली इसका रेफरेंस जरूर लिया जाएगा, क्योंकि 18वीं शताब्दी की भारत की राजनीतिक परिस्थितियां ही वो बहुत बड़ा कारण थी जिनकी वजह से यूरोप से आने वाली व्यापारिक कंपनियों ने भारत में ना सिर्फ अपना आर्थिक वर्चस्व स्थापित किया, बल्कि भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का उन्होंने बहुत फायदा उठाया। आपस में राजाओं के, शासकों के, क्षेत्रीय शक्तियों के जो मतभेद हुआ करते थे, जो राइवलरीज होती थी, वो उनका बहुत बड़ा एक की पॉइंट बन गया। वो कहते हैं ना कि एक जैसे खास बात पता चल गई हो, खास कमी पता चल गई हो, है ना, तो उसको बहुत यूज किया उन्होंने, क्षेत्रीय शक्तियों को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बनाया, ठीक है, और उसको अपने लिए इस्तेमाल किया। तो आज जो हम राजनीतिक जो परिदृश्य जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपकी समझ बनाते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसका फैक्ट, जिसकी इंफॉर्मेशन, जिसका कॉन्सेप्ट सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन कुछ टॉपिक आपकी समझ बनाते हैं। ये टॉपिक अगर समझ बन गई तो समझ लीजिए आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत इजीली आप समझ पाएंगे। ठीक है, समझ गए? तो आज हम ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने पढ़ा था कि इसका गठन 1599 में हुआ था, ठीक है, और इसको चार्टर मतलब अधिकार पत्र मिला कब? 31 दिसंबर 1600 में। ईस्ट की तरफ व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए इन्हें ब्रिटिश सरकार से एक चार्टर मिला, अधिकार पत्र कहा जाता है उसे, और उसके बाद वो ईस्ट में मतलब एशिया की तरफ व्यापार करने के लिए आए। हमने ये भी पढ़ा कि अपने गठन से लेकर 1611 तक, ईस्वी तक, इनका जो व्यापार था वो मुख्य रूप से कहाँ होता था? कहाँ होता था? ज्यादातर जो मसालाई द्वीप माने जाते हैं, स्पाइस आइलैंड माने जाते थे, माने जाते हैं भी, ठीक है, इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है वहां पर इनका मुख्य व्यापार वहीं तक था, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया हम कह सकते हैं या फिर इंडोनेशिया। और यहाँ से जो व्यापार होता था, व्यापारिक वस्तु क्या थी यहाँ की? मसाले, मसालों का व्यापार होता। ऐसा नहीं है 1611 के बाद यहाँ से मसालों का व्यापार करना इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी नई जगह पर आकर मार्केट को ऑब्जर्व करना बहुत बड़ी बात होती है। 1611 तक उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो मसाले द्वीप हैं यहाँ पर भारत के जो सूती वस्त्र है उसका बहुत ज्यादा, उसकी बहुत ज्यादा मांग है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भारत के जो सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं, ठीक है, वहां से हम उस सूती वस्त्र को हम एक विनिमय वस्तु के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। विनिमय वस्तु, बार्टर कमोडिटी के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस सूती वस्त्र को कहां लेकर गए? वो स्पाइस आइलैंड। और यहां से इन्होंने क्या परचेज किया? स्पाइसेस मतलब मसाले, और ये मसाले कहां लेकर गए? यूरोप। मतलब इन्होंने एक व्यापार का एक त्रिकोण बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, और तब उनको समझ में आया कि ये जो ट्रायंगल है ये व्यापारिक दृष्टि से उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक। जहां पहले उनका मुनाफा 20 से 40% तक सीमित था, अब वो कितना हो गया? मोर देन 200%। ये बहुत बड़ी बात थी। अब ये जो केंद्र था पहले, ये कौन सा था? 1611 में सबसे पहला केंद्र कौन सा था? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम के साथ साथ सूती वस्त्रों के लिए एक और केंद्र था बहुत महत्वपूर्ण, और उसका नाम था सूरत। ठीक है, क्या नाम था उसका? सूरत। तो इनकी नजर 1608 से ही, 8-9 से ही इनकी जो नजर थी वो किस पे थी?
सूरत के व्यापार पर भी थी, क्योंकि ये जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था, ये मुख्यतः पुर्तगालियों के नियंत्रण में था और उनको बहुत लाभ हो रहा था। तो अब इनकी नजर थी कि भारत में व्यापार हो। 1608 से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो ये चाहती थी कि भारत की जो सरकार है, मतलब उस समय कौन सा शासन चल रहा था भारत में? मुगल शासन चल रहा था, कि जाइए मुगल बादशाह से बातचीत करिए और वहां से परमिशन लीजिए कि हमें भारत में व्यापार करने की अनुमति दी जाए। तो 1609 में कौन पहुंचा मुगल दरबार में? सब पहले कौन पहुंचे? विलियम हॉकिंस पहुंचे। ठीक है, कुछ समय रहे वो, तो कहते हैं कि उनको उतनी ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी 1611 के बाद से सूरत में व्यापार के लिए उनको थोड़ी बहुत अनुमति मिलने लगी। 1613 तक जाकर वो सफल हो गए। जब 1611 में उनकी प्रेजेंस सूरत में दिखाई देने लगी, तो अब बताइए ये बात किसको अच्छी नहीं लगेगी? किसको अच्छी नहीं लगेगी? पोर्चुगीज को अच्छी नहीं लगेगी, और अच्छी नहीं लगी। और इस क्षेत्र में पुर्तगालियों के साथ उनकी लड़ाई हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्तुगीज कंपनी के बीच में वॉर हुए हैं। ठीक है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश कंपनी का भारत में वर्चस्व। जब हम वर्चस्व का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किस तरीके से तो भारतीय शासकों को मैनेज किया, उनके साथ किस तरीके की नीतियां अपनाई, किस तरीके की नीतियां उन्होंने यूरोप की दूसरी कंपनियों के लिए अपनाई। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम वहां कवर करेंगे। टॉपिक वाइज चल रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। तो 1611, 1613 ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। तो 1613 तक आते आते यहाँ पर सूरत से व्यापार उनका खूब अच्छे से स्टार्ट हो गया। ठीक, अब ये समझ लीजिए 1611 से ही यहाँ पे इनकी राइवलरी और जो लड़ाई है वो किसके साथ होनी शुरू हो गई होगी? पोर्चुगीज के साथ शुरू। अब सूरत और मसूलीपट्टनम ये दो व्यापारिक केंद्र हो गए उनके। कौन कौन से हो गए? देखो एक चीज ध्यान रखो, क्लास में इंटरेक्टिव क्लासेस होनी चाहिए। जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो समझा रही हूँ, नहीं समझ में आए आप 2 बार पूछो, 5 बार पूछो, नहीं समझ में आया पूछो। ठीक है, लेकिन जितना पढ़ा रही हूँ, जितना समझा रही हूँ, उसको बिल्कुल दिमाग में बिठाइए। आप कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करिए, जो फैक्ट है उसको याद करिए। ठीक है, और कोशिश ये करिए कि क्लास खत्म होते होते तक जो यहाँ पे पढ़ा है वो बिल्कुल यहाँ बैठ जाना चाहिए। ठीक है, ताकि यहाँ से जाने के बाद जब आप रिवीजन करते हो ना रिवीजन, तो रिवीजन में आपको समय कम लगे। फिर उसको जब आप एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो वो भी आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, नहीं मुझे पता है आप बहुत ईमानदार हो, आप रिवीजन करते हैं, टॉपिक वाइज एनसीईआरटी टॉपिक्स कवर करते हैं आप। ठीक है, करते हैं ना? बस इसीलिए मैं चुप हूँ। ठीक है, तो 1613 तक मसूलीपट्टनम और सूरत ये दो व्यापारिक केंद्र। इसके बाद कहते हैं कि 1623 तक आते आते, कब तक? 1623 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कुछ व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए थे। लिखो 1623 ईस्वी तक। ऑनलाइन वाले बच्चे भी नोट्स भी बनाएंगे साथ में, जो कुछ भी यहाँ पे मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, लिखवा रही हूँ, वो भी आपको लिखना है। जो मैं नोट्स डिक्टेट कर रही हूँ वो भी लिखना है, सिर्फ सुनना नहीं है। ठीक है, 1623 ईस्वी तक भारत में स्थापित मुख्य व्यापारिक बस्तियां। Major British trade centers in India till 1623। लिख लिया? इंग्लिश वाले बैठे हैं ना क्लास में, है ना? इंग्लिश में भी लिखिए, जो इंग्लिश वाले हैं, मैं इंग्लिश में बोलती हूँ तो इंग्लिश में लिखें। ठीक है, मेजर ब्रिटिश ट्रेड सेंटर्स
in India till 1623। ऑनलाइन में भी जो हिंदी इंग्लिश वाले हैं अपने अपने नोट्स देख। ठीक है, अब नाम लिखो एरो बना के और फिर नाम लिखते चलिए ऐसे। ठीक है, वो एक हेडिंग तो हुई, अभी ये जो लिखा है वही तो है। एरो बनाइए आगे ऐसे बना के और फिर पॉइंट्स लिखिए, नाम लिखिए, सेंटर्स के नाम लिखिए। लिखो सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद। बिल्कुल बेटा, ऐसे मैंने बोला है तो सूरत लिखो, भड़ोच लिखो, अहमदाबाद लिखो, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखते चलो। ठीक है, आगरा, ठीक है, ये जो सेंटर्स थे ब्रिटिशर्स के 1623 तक ये स्टैब्लिश हो गए थे। अब इसके बाद हम आते हैं, और मेनली ये किधर हैं ये सारे, इस वाले एरिया में। मसूलीपट्टनम तो ऑलरेडी आप लिख ही चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ के सेंटर्स लिखेंगे। लिखो आफ्टर 1623, सॉरी 1623 के पश्चात ब्रिटिश कंपनी द्वारा पटना, हालांकि पटना 1623 से ही उनका पटना, देखो बालासोर, हुगली, हुगली HUGLI, हुगली कहाँ पर है ये, हुगली बंगाल। लिखो ढाका या डेक्का, एक नाम लिखो कासिम बाजार, कासिम बाजार, इत्यादि। स्थापित किए, लाइन कंप्लीट कर देना। ठीक है, अब देखो ये तो थे उनकी फैक्ट्रियां। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, व्यापारिक केंद्रों के साथ, क्या हुआ बेटा, कुछ छूट गया? व्यापारिक फैक्ट्रियों के साथ साथ, केंद्रों के साथ साथ, अब उन्होंने ये सोचा कि भारत में हमें जो व्यापारिक केंद्र हैं इनको सुरक्षित करने की जरूरत है। ठीक है, और जब सुरक्षित करने की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, किस चीज की शुरुआत होगी, किलेबंदी की शुरुआत होगी, फोर्टिफिकेशन की बात होगी। देखो किलेबंदी को हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी व्यापारिक बस्ती की सुरक्षा के नजरिए से नहीं देखने चाहिए। किलेबंदी का मतलब होता है जिस भूमि पर या जितने क्षेत्र में किलेबंदी की गई है वो क्षेत्र अब किसके अधीन हो गया है, जिसका भी वो एरिया है, जिसने भी किलेबंदी की है, जिसने फोर्टिफिकेशन किया है, अब उसके ऊपर, उस टेरिटरी पर, अब यहाँ पे बात किसकी आ गई, टेरिटरी की बात आ गई, सीमा क्षेत्र की बात आ गई, कि जितना भी सीमा क्षेत्र इस किलेबंदी के अंदर है, इस फोर्ट के अंदर है, वो पूरा क्षेत्र अब उसी शक्ति के अधीन हो जाएगा। मतलब इसके अंदर उसी के रूल रेगुलेशन, उसी के बनाए हुए नियम चलेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किलेबंदी करनी शुरू की, और वो आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई, साथ में प्रशासनिक शक्तियां भी मिली, है ना। तो लिखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपना आर्थिक और प्रशासनिक वर्चस्व बनाने के लिए
आर्थिक और प्रशासनिक वर्चस्व बनाने के लिए 3 क्षेत्रों पर या 3 क्षेत्रों में किलेबंदी की गई। पहला जो फोर्ट उन्होंने, पहला जो किला बनाया उन्होंने, वो बनाया मद्रास, मद्रास में, ठीक है। और नाम था उसका फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1639, 1639 ईस्वी में। मद्रास, ठीक है। मद्रास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किलेबंदी अगर उन्होंने कर ली है तो ये परमिशन भी किसी से ली होगी। तो मद्रास वाला जो क्षेत्र था उस समय ये आता था किसके अधीन? यहाँ पे लोकल रूलर्स होते थे, स्थानीय शासक हुआ करते थे, और उनका नाम था नायक। स्थानीय शासकों को क्या कहा जाता था? नायकाज, नायक कहा जाता था। ये जो नायक शब्द है आप विजयनगर एम्पायर में भी इसको पढ़ोगे, अमर नायकम सिस्टम के नाम से आप इसको पढ़ते हो, अमर नायक व्यवस्था। ये नायक कौन होते थे? ये सैन्य अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। हाँ, अभी मैं पूरे साउथ इंडिया का नायक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा रेफरेंस दे रही हूँ, उस पर ध्यान दो, ठीक है। दक्षिण भारत में नायक व्यवस्था हुआ करती थी। नायक कौन होते थे? ये सैन्य अधिकारी हुआ, ठीक है। और इनको, इनके वेतन के बदले में इनको भूमि दी जाती थी, और ये अधिकार दिए जाते थे कि इस भूमि से राजस्व आप वसूल सकते हो, और जो भी राजस्व होगा वो आप किस रूप में रखोगे? अपने वेतन के रूप में रखोगे। तो धीरे धीरे ये जो लोग थे ये इतने पावरफुल होते चले गए कि जिन जिन क्षेत्रों पर इनको राजस्व का अधिकार मिला था उन क्षेत्रों पर धीरे धीरे इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया, और ये लोकल रूलर्स के रूप में इमर्ज हो गए। जो स्थानीय शासक होते हैं उनके रूप में ये इनका उदय हो गया, इनकी पकड़ मजबूत हो गई, नियंत्रण स्थापित हो गया। तो मद्रास वाला क्षेत्र जहां पर 1639 में ब्रिटिशर्स ने पहली किलेबंदी की, किलेबंदी की अनुमति इनको वांडीवास क्षेत्र के एक नायक के द्वारा दी गई थी। लिखो, मद्रास में किलेबंदी की अनुमति, मद्रास में किलेबंदी की अनुमति वांडीवास क्षेत्र के एक स्थानीय शासक, वांडीवास स्थान का नाम है, स्थानीय शासक, ब्रैकेट में लिखना नायक, स्थानीय शासक के बाद लिखो नायक, के द्वारा प्रदान की गई थी। पहले इनको सिर्फ 2 वर्ष के लिए अनुमति दी गई कि 2 वर्ष के लिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आप अपना किलेबंदी कर लीजिए 2 वर्ष के लिए, जैसे कुछ टाइम के लिए लीज पे दे देते हैं ना प्रॉपर्टी, उस तरीके से। और फिर बाद में ये क्या करते चले गए, बाद में ये परमिशन और ज्यादा लेते चले गए, इंक्रीज कर ली इन्होंने, और पूरा जो मद्रास वाला क्षेत्र है यहाँ पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया, ठीक है। तो ये पहला किला बना है 1639 में। अब आप सोच के देखो, इन्होंने टेरिटरी अपनी यहाँ पे स्टेब्लिश कर ली, टेरिटरी मतलब अपना एक सीमा क्षेत्र इन्होंने अपना बना लिया, ठीक है। और मद्रास में इन्होंने अपनी पावर इतनी इंक्रीज की, अपनी शक्ति इतनी बढ़ाई कि इनको मद्रास वाले क्षेत्र में ना सिर्फ व्यापार करने की बल्कि अपने सिक्के ढालने की भी अनुमति मिल गई, ठीक है। लिखो, मद्रास क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनी को अपने सिक्के ढालने की अनुमति भी प्राप्त हुई। बेटा आपकी स्पीड बहुत कम है लिखने की, बढ़ाओ। मद्रास क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनी को अपने सिक्के ढालने की अनुमति भी मिल गई।
अब आप देखो कि किस तरीके, जब सिक्के ढालने की अनुमति मिल गई, सीमा क्षेत्र उनके पास हो गया, अब उनके शासन में वृद्धि होती जा रही है ना, शक्ति में, नियंत्रण में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, दूसरा जो किला इन्होंने बनाया वो बनाया कौन सा? फोर्ट बॉम्बे। देखो, बॉम्बे लिखो। बॉम्बे, बॉम्बे ही बोला जाता था उस समय। ठीक है, अब यहां पर जो किलेबंदी की गई थी फोर्ट बॉम्बे, ये बना 1665 में, 1665, 1665 में। अब बॉम्बे कैसे मिला इनको? मद्रास तो चलो वहां के लोकल रूलर ने दे दिया, स्थानीय शासक ने दे दिया, उसके बदले में कि ये क्षेत्र है, यहाँ पर आप अपनी व्यापारिक बस्ती बनाओ, किलेबंदी कर लो, और हमें वार्षिक रूप से आप कुछ राजस्व अदा करना। उन्होंने बसा लिया पूरा। कहते हैं मद्रास जो है वो उन्हीं के द्वारा, सही तरीके से उन्हीं की बसावट है ये, ब्रिटिशर्स की। अब बॉम्बे कैसे मिला? ब्रिटिश जो प्रिंस थे, राजकुमार है ना, ब्रिटिश जो राजकुमार थे ब्रिटेन के, ठीक है, प्रिंस चार्ल्स सेकंड, अब उनकी शादी हुई कहां पर? पोर्तुगीज प्रिंसेस से, पुर्तगाल की राजकुमारी से। और वहां से उनको दहेज में क्या मिल गया? दहेज में प्रिंस को मिला था बॉम्बे, दहेज में, क्योंकि पुर्तगालियों के नियंत्रण में था ये क्षेत्र। पुर्तगालियों से उनको दहेज में मिला। किसको मिला? प्रिंस को, राजकुमार को दहेज में मिला। और राजकुमार ने बॉम्बे किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया। और इस तरीके से 1662 में, 1662 में तो जो बॉम्बे है वो मिला था ब्रिटिश प्रिंस को, ब्रिटिश राजकुमार को मिला था। बॉम्बे किसको मिला था? 1662 में, लिखो 1662 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार को बॉम्बे दहेज में प्राप्त हुआ, दहेज में प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा यह क्षेत्र मतलब बॉम्बे ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया गया। ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया गया, जिस पर 1665 ईस्वी में किलेबंदी कर ली गई। जिस पर 1665 ईस्वी में किलेबंदी कर ली गई और बॉम्बे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश कंपनी का एक प्रशासनिक केंद्र, ब्रिटिश कंपनी के एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। रिपीट करो, 1665 में इसे ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया गया, ठीक है, जिस पर किलेबंदी की गई, ठीक है, और यह क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ, प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फोर्ट विलियम। कहां पे है फोर्ट विलियम? तीसरा उनका जो व्यापारिक केंद्र था वो, यस। कंपनी को, हाँ, क्योंकि सौंप दिया गया ना ये।
मान लीजिए भारत सरकार है, भारत सरकार को किसी दूसरे क्षेत्र में, किसी दूसरे देश में कोई एक क्षेत्र मिल जाता है और भारत सरकार उसे अपनी किसी कंपनी को दे दे कि ये मेरा क्षेत्र है, इस पर आप अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करो, प्रशासनिक केंद्र स्थापित करो, बदले में आपको इतना राजस्व प्रति वर्ष देना होगा। तो अब वो अथॉरिटी दे दी गई ना, अधिकार दे दिया गया ब्रिटिश कंपनी को। मतलब अब देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की खास बात ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे तरीके से एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी थी, ये एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी हुआ करती और संगठन बहुत मजबूत था इसका। इसका जो संगठन था, जो ऑर्गेनाइजेशन था पूरा, उसमें 24 निर्देशक थे। जो पूरा जो मंडल था इसका पूरा, जो कंट्रोल करते थे, उसमें कितने निर्देशक थे? 24 निर्देशक थे। और ये जो 24 निर्देशक थे, इनका चुनाव किया जाता था। दे वर नॉट नॉमिनेटेड, मनोनीत नहीं थे, इलेक्टेड थे। इनका चुनाव होता था और इनका चुनाव कौन करते थे? इन निर्देशकों को। निर्देशक का मतलब क्या होता है? कंपनी को निर्देश देना कि कितना उत्पादन करना है, कहाँ उत्पादन करना है, कौन से बाजार में ये सामान बिकेगा, समझ लो, पूरा निर्देशन करना। इनका चुनाव होता था शेयर धारकों के द्वारा। जो भी शेयर होल्डर्स थे कंपनी के, उन शेयर धारकों के द्वारा इन निर्देशकों का चुनाव होता था। तो अब आप सोचिए, कंपनी को चलाने वाले अगर उनके द्वारा चुने गए हैं जिनका पैसा कंपनी में इन्वेस्टेड है, तो उनके ऊपर दबाव किस चीज का होगा? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए वो क्या करेंगे? अपनी सरकार से मदद लेंगे। और जहां पर वो व्यापार करने वाले हैं वहां की सरकार से मदद लेंगे और अपनी सरकार से ये कहेंगे कि आप एक काम करिए, हमें वहां व्यापार करना है, जरा वहां पे भी हमारी बातचीत कराइए। जैसे इंडियन गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन लिबरल बनाती है ना, उदार नियम बनाती है, ताकि विदेशों में भारतीय व्यापारियों को व्यापार करने के अवसर ज्यादा मिले, या विदेशी जो व्यापारी हैं वो भारत में आए, उसके लिए नियम बदलती है ना, उदार नियम बनाते हैं ना। जो अभी वर्तमान में जो भारतीय सरकार है वो भी क्या करती है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए नियम उदार कर रहे हैं ना, ताकि भारत में अनुकूल परिस्थितियां दिखे और विदेशी कंपनियां भारत में आकर व्यापार करें, यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करें। तो उसी तरीके से सरकार जो थी वो अपनी प्राइवेट कंपनी को बहुत ज्यादा सहयोग दे रही थी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि कंपनी का जितना मुनाफा होगा उतना ही ज्यादा फिर वो राजस्व अपनी सरकार को देगी। समझ? इसीलिए पहले ये पूरे तरीके से निजी कंपनी थी, लगभग 300 सालों तक निजी कंपनी ही रही। उसके बाद भी रही तो निजी कंपनी, लेकिन फिर समझ में नहीं आता है, मतलब क्या लगता है कि पूरे के पूरे तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की गवर्नमेंट, दोनों का जो इंटेंशन, दोनों की जो मंशा थी, वो कैसी हो गई? एक होती चली गई। व्यापार से दोनों के दोनों कहाँ शिफ्ट हो गए? राजनीतिक नियंत्रण पर स्थापित हो गए। समझ में आया? ये कैसी थी? पहले एक निजी कंपनी, निजी व्यापारिक कंपनी ही थी, वहां की सरकार ने इनको ज्यादा सहयोग किया। तो बॉम्बे मिला इनको और फिर इनको अनुमति मिल गई कि अब बॉम्बे को आप अपने प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित करें। सोचने वाली बात यहाँ पे ये नहीं है कि अगर ये दहेज में राजकुमार को मिली थी तो कंपनी ने यहाँ पे किलेबंदी क्यों कर ली। सोचने वाली बात क्या थी पता है आपको? क्या सोचना चाहिए था? सोचना आपको ये था कि धरती भारत की, और दहेज में दे किसने दिया? सोचने वाली बात ये है कि क्या उनकी सॉवरेंटी थी? धीरे धीरे व्यापारिक केंद्र को उन्होंने अपने कब्जे का क्षेत्र बना लिया और फिर उसको दहेज में भी दे दिया और दूसरे दहेज में लेके अपनी कंपनी को दे दिया। ये है सोचने वाली। समझ? चलिए, तो 1665 में बॉम्बे में दूसरा किला बना इनका, जो कि प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। तीसरा जो किला बना उसे क्या कहा जाता है? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम ये बना 1700। फोर्ट विलियम, इसकी स्थापना, इसका
अनुमति मिली। देखो पहले उनको मद्रास में किलेबंदी करने की अनुमति मिली। मद्रास में बसावट जो है वो पूरा ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया है, पूरा किलेबंदी, उसके अंदर आवास वगैरह सब कुछ। अब ये उनका एक मुख्य व्यापारिक केंद्र बन गया था। ठीक है, अब जब व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? करेंसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, देखो व्यापारिक कंपनी को खुद के सिक्के ढालने की अनुमति का मतलब ये है कि उसने अपने आप को एक अथॉरिटी के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया, एक शक्ति के रूप में, एक आधिकारिक शक्ति के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया। ये आधिकारिक शक्ति सिर्फ भारत में ही स्थापित नहीं हुई। ये समझ लीजिए कि एक कंपनी को अगर सिक्के ढालने की अनुमति मिल रही है तो ये ब्रिटेन के लिए भी बड़ी बात थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी। समझ में आया? भारत की कंपनी अगर कोई खुद के सिक्के ढालना शुरू कर दे दूसरे क्षेत्र में, इसका मतलब क्या है? उस कंपनी के अंदर इतनी शक्ति आ जाना, अपने आप को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित कर लेना कि अपने खुद के सिक्के ढालना शुरू कर दिया उन्होंने कि हम अपनी करेंसी में, अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे। और उनकी मुद्रा को किस किस की परमिशन मिली? ब्रिटेन की भी। ठीक है, और जहां पे उन्होंने सिक्के ढाले हैं उस क्षेत्र में भी, मद्रास वाले क्षेत्र में भी। ये फिशिंग ग्राउंड हुआ करता था, यहाँ पर काफी सारे जो मछली पालक होते थे वो वाला क्षेत्र था। ठीक है, बाद में इन्होंने इसको अपने प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित कर लिया। जैसे ही सिक्के ढालने की बात आती है, फोर्टिफिकेशन की बात आती है, इसका मतलब अब वो सिर्फ व्यापारिक कंपनी नहीं रही उस क्षेत्र में, मतलब वो व्यापार कंपनी से कहीं ज्यादा हो चुकी, उतना उससे ज्यादा कहीं अपने आप को एक आधिकारिक केंद्र के रूप में उन्होंने स्थापित कर लिया कि हम अपने सिक्कों में व्यापार, अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे। ठीक है, चलो, तो फोर्ट विलियम इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 1700 में। ठीक है, अब ये उनको कैसे मिला? वर्ष 1696 में, 1696 में इधर ही कलकत्ता वाले साइड, बंगाल वाले क्षेत्र में ही, बंगाल में ही एक गांव था, उसका नाम था सूता नाटी। क्या नाम था? सूता नाटी। तो इनको 1696 में सूता नाटी नामक क्षेत्र में इनको पहले व्यापार करने की यहाँ पर अनुमति मिली। ठीक है, व्यापार के साथ साथ हुआ ये कि 1698 में, अब जब व्यापार कर रहे हैं तो नियंत्रण धीरे धीरे यहाँ के मार्केट पे, यहाँ के एरिया पे ज्यादा होता चला गया। 1698 में, 1698 में यहाँ की परिस्थितियां ऐसी हुई कि ये जो क्षेत्र था बंगाल वाला, ये पूरा मुगलों के अधीन था। और मुगल राजस्व वसूली के लिए क्या करते थे? उनके अपने राजस्व वसूली करने के लिए क्या होते थे? अपने अधिकारी होते थे, अपना पूरा उनका एक चैनल हुआ करता था, जमींदार हुआ करते थे जो उनके नाम पर, उनके प्रतिनिधि के तौर पर राजस्व वसूल करके मुगलों को पहुंचाया करते थे, अपना हिस्सा उसमें रखकर। तो ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर सोहन सिंह नाम के एक व्यक्ति का नियंत्रण था, वो राजस्व वसूल करके मुगलों को दिया करते थे। अब 1698 में, 1698 में उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब जैसे ही विद्रोह किया उसके बाद मुगल्स ढूंढने लगे कि इस क्षेत्र में राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाए, रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाए। और ऐसे में कौन आ गया सबसे आगे? ब्रिटिश कंपनी। उन्होंने कहा हम वसूलेंगे राजस्व, जमींदारी हमें दे दी जाए। तो 1698 में 3 गांवों की जमींदारी ब्रिटिश कंपनी को मिली थी। लिखो, 1698 में, 1698 ईस्वी में सोहन सिंह के विद्रोह के पश्चात मुगलों ने ब्रिटिश कंपनी को 3 गांवों की जमींदारी सौंप दी।
ठीक है, और वो 3 गांव हैं। पहला है सूतानाटी, दूसरा है गोविंदपुर और तीसरा कालीकाता। गोविंदपुर, सूतानाटी, गोविंदपुर एंड कालीकाता। ठीक है, अब जब जमींदारी के राइट इनको मिल गए, जमींदारी के राइट मिलने से आप क्या समझते हो ये बताओ। सिर्फ इतना मत सोचना कि अब आम जनता से उन्होंने राजस्व वसूलना शुरू कर दिया। आम जनता से राजस्व वसूलने का क्या तात्पर्य है वो बताइए। ये जो 3 क्षेत्र थे, सूतानाटी, गोविंदपुर और कालीकाता, यहाँ पर उनको जमींदारी मिल गई। तो जमींदारी राइट्स मिलना, जमींदारी के अधिकार मिल जाना, इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फायदा हुआ, क्या मतलब है राजस्व के अधिकार मिल जाना, राजस्व वसूलने के अधिकार मिल जाना। कहीं ना कहीं भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें उनकी एंट्री हो गई, उसमें प्रवेश हो गया। क्योंकि राजस्व किससे वसूला जाएगा, जनता से, आम जनता से राजस्व वसूला जाएगा। जो राजस्व वसूलने वाला होगा उसके पास कहीं ना कहीं कानून की भी, कानून व्यवस्था बनाए रखने की, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन अधिकार मिल जाता है। तो जब उन्होंने यहां इन 3 क्षेत्रों में, बेटा पानी पियो, पटा पियो पियो, जब उन्होंने इन 3 क्षेत्रों की जमींदारी अपने नियंत्रण में ली और जब यहां से राजस्व वसूला, ठीक है, तो मुगल प्रशासन ने तो ये कह दिया कि हमें यहां से इतना राजस्व चाहिए, अब आप जनता से वसूलिए। तो जमींदार क्या करते थे, अपने हिसाब से वसूली किया करते थे। अब ब्रिटिशर्स ने राजस्व वसूला, अब जब इन्होंने राजस्व वहां से वसूला तब उनको समझ में आया कि जितना मुनाफा व्यापार करने में है उससे कहीं ज्यादा मुनाफा तो राजस्व वसूलने में। कहते हैं कि बंगाल में जो राजस्व वसूला इन्होंने, इससे उनके बंगाल में जो व्यापार होता था उसका खर्चा निकल गया सारा। इन्होंने कहा ये ज्यादा फायदेमंद है। इसका मतलब क्या, अब व्यापार से अब उनकी नजर कहां पड़ी, राजनीति में, कि अब हमें यहाँ पर इन शासकों पर अपना नियंत्रण बनाना है ताकि हमें इनकी जो जड़ें हैं, जहां से, क्या कहते थे, इनका मानना ये था कि भारत में राजस्व वसूलना, राजस्व नीतियां मतलब ये खजाने तक पहुंच होना। बताइए वो खजाना कहां से निकालते थे, वो आम जनता से। ठीक है, अभी जब आगे जाके जब आप राजस्व नीतियां पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, जिस चीज को इन्होंने ट्रेजर के रूप में इस्तेमाल किया, खजाने के रूप में इस्तेमाल किया, वहां उन किसानों की क्या दशा करती थी इन्होंने। जिस देश की आम जनता के ऊपर नियंत्रण अगर किसी बाहर वाले का स्थापित हो जाए, समझ रहे हो, आम जनता, शासन किसके ऊपर होता है, शासन किसके ऊपर होता है, जनता के ऊपर होता है। अगर उसी जनता के ऊपर कोई विदेशी शक्ति आके अपना नियंत्रण बना लेगी, ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा उस क्षेत्र के लिए या बुरा रहेगा, बुरा रहेगा ना। धीरे धीरे ऐसे ही उन्होंने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई, व्यापार करने के लिए आए थे और अब राजस्व वसूली, प्रशासन में उनको ज्यादा फायदा दिखने लगा। और अब उन्होंने यहाँ से 1700 के बाद से इनका मोटिव चेंज होने लगा। यहाँ से जैसे जैसे राजस्व वसूला, जैसे जैसे इनको बढ़ो, मतलब वृद्धि हुई, लाभ हुआ, ज्यादा ज्यादा मुनाफा हुआ, तब उनको समझ में आने लगा कि अब तो जितनी यहाँ की क्षेत्रीय शक्तियां हैं, हम यहाँ पर इनसे और थोड़ा बनाएं, चाहे तो कूटनीतिक नीति अपनाएं, कूटनीति अपनाएं, डराएं धमकाएं, षड्यंत्र करें, कुछ भी करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होना चाहिए। अब व्यापार से अभी थोड़ा थोड़ा
राजनीति और प्रशासन की तरफ इन्होंने जाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई? 1700 में। अब ये क्षेत्र 1698 में इनको मिले और इसके बाद इसी क्षेत्र में इन्होंने क्या बनाया? फोर्ट विलियम बनाया, कलकत्ता कालीकता में। ठीक है, 1700 में लिख लो, वर्ष 1700 में। वैसे लिख लिया था आपने पहली लाइन में लिख लिया था ना? ठीक है, इतना लिख लो कि इस जमींदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश कंपनी की पहुंच व्यापार के साथ साथ राजस्व प्रशासन में भी हो गई। राजस्व प्रशासन में भी हो गई। ठीक है, तो ये हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट लिखो फ्रेंच कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका गठन 1664 में हुआ। इसका गठन वर्ष 1664 में हुआ। 64 लिखो। 1664 में हुआ, लिख लिया ना? लिखो, भारत में फ्रांसीसी व्यापारिक बस्तियां, सब हेडिंग है ये, समझ गए ना? व्यापारिक भारत में फ्रांसीसी व्यापारिक बस्तियां, उसके बाद एरो बनाओ और फिर उनके नाम लिखने हैं। लिखो सूरत, यूपीएससी एस्पिरेंट हो ना, 2-3 आदतें सीखोगे अब से। ध्यान से सुनना और लिखना दोनों में ध्यान होना चाहिए। ठीक है, 1664 में इसका गठन हुआ। अगली लाइन मैंने बोली, भारत में फ्रांसीसी व्यापारिक बस्तियां या व्यापारिक केंद्र। ठीक है, एरो बना के छोड़ दो, फिर नाम लिखो उन व्यापारिक केंद्रों के। तो पहला केंद्र कौन सा बताया? सूरत। दूसरा मसूलीपट्टनम। फिर पांडिचेरी। चंद्रनगर। हाँ जी, चंद्रनगर। अब देखो, फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के का थोड़ा सा डिफरेंस समझाती हूँ, दोनों में क्या अंतर था। हाँ, चंद्रनगर कहाँ है? बंगाल। इन दोनों में फर्क समझिए। दोनों में फर्क क्या है? थी दोनों ही प्राइवेट कंपनीज, दोनों को अपनी अपनी सरकारों का समर्थन था, लेकिन फिर भी फर्क था। फ्रांसीसी कंपनी अपने सरकार के ऊपर ज्यादा अधीन थी। मतलब फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, उसका हस्तक्षेप कंपनी के मामलों में बहुत ज्यादा था। तो कंपनी को कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। फिर चाहे वो युद्ध करना हो, चाहे संधि करनी हो, व्यापारिक केंद्र हो, मतलब बजट भी उनका किस पर डिपेंड कर जाता था कई बार? सरकार। आर्थिक स्थिति, फ्रांस की आर्थिक स्थिति कंपैरेटिवली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपैरेटिवली कम थी और सरकारी हस्तक्षेप उनके ऊपर बहुत ज्यादा था। इसलिए दोनों में जब भारत के अंदर जब प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा बढ़ी, क्योंकि फ्रेंच आए कब? 1664 में आए, 1664 में भारत में आए वो, और ब्रिटिश कब आए थे?
1600 के बाद से ही आ गए थे। 1611 में पहली इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी। कहां पर? कहां पर? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो ब्रिटिश बहुत पहले आ गए, फ्रेंच आए बाद में। लेकिन फ्रेंच कंपनी थी अच्छी कंपनी कि उसने भले लेट से आए लेकिन इन्फ्लुएंस उनका बहुत ज्यादा रहा, प्रभाव भारत में बहुत ज्यादा रहा। ठीक है, और हालात ऐसे हुए, कंडीशन ऐसी हुई कि जब फ्रेंच जब तक भारत में पहुंचे उस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने से पहले आई हुई कंपनियों के वर्चस्व को काफी हद तक समाप्त कर चुकी थी। अपने से पहले आई हुई जो कंपनियां थी, यूरोपीय कंपनियां, उनका जो प्रेजेंस था, ठीक है, उनकी उपस्थिति, उनकी पहुंच, उनकी शक्ति उसको काफी हद तक समाप्त कर चुकी थी। कौन कौन थे उनसे पहले? पुर्तगाली और डच। अब ब्रिटिश को कंपटीशन किसने दिया? फ्रेंच ने कंपटीशन दिया। इसलिए ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में भारत में युद्ध हुए, है ना, कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक के युद्ध के नाम से पढ़े हैं ना। वो युद्ध किस किस के बीच में हुए? दोनों कंपनियों के बीच में। अब आप सोचिए, भारत की भूमि पर दो विदेशी कंपनियां लड़ी और दोनों विदेशी कंपनियों ने यहां लड़ने के लिए किसका साथ लिया? भारत के ही क्षेत्रीय शासकों का साथ लिया। अब जैसे जैसे टॉपिक इंक्रीज होंगे ना, मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा थोड़ा आप अब जो एनसीईआरटीज हैं उनको पढ़ के आइएगा, या क्लास बहुत ध्यान से एक्टिव होके क्लास लीजिए। ठीक है, अगर सिर्फ सुनोगे तो उतना फायदा नहीं होगा, सुनने के साथ उसको समझना है बहुत ध्यान से। इमेजिनेशन पावर अपनी इंक्रीज करो। ठीक है, समझ गए? और लंच में थोड़ा कम खा के आया करो, सुबह खाओ, ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया करो, लंच थोड़ा सा हल्का किया करो। आप थोड़ी पढ़ाई के लिए जरूरी है। इसका मतलब हो ही आलसी। तो इसका, हाँ, भंडारा है तो क्या पेट तो तुम्हारा ही है। भंडारा इसका मतलब ये थोड़ी खा भी ज्यादा लो फिर भैया दो चार पूड़ी थोड़ी बांध दो घर ले जाएं। यही दिक्कत है। आईएएस बनना है ना, बनना है ना, डिसिप्लिन ना, भंडारा छोड़ो मत लेकिन नियंत्रण में खाओ। हाँ, ये गुण होने चाहिए, आलस थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, पक्की बात है ना। और क्लास सुबह उठते हो ना, थोड़ा रनिंग करके आया करो, थोड़ा रेस लगाया करो आधे घंटे, और शाम में भी रेस लगाया करो थोड़े। अब ये मत कहना हमारे यहाँ, हम जहाँ रहते हैं वहां ऐसा कुछ है नहीं एरिया। हाँ, अब वो तो तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, वरना अब वो चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें क्या चुनना है। जो जर्नी 1-2 साल के अंदर अंदर पूरी हो सकती है उसमें 4 साल लगाने हैं क्या? वो फिर आपका है वो डिसीजन, वो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्लास में बैठे हुए जो चेहरे होते हैं ना, उनसे सब समझ में आ जाता है। ठीक है, इसीलिए होमवर्क नहीं होता। ठीक है, रात में ज्यादा खा लेते होंगे, फिर नींद आने लगती होगी, ठंड वैसे ही है। क्या कहें, एक तो बाहर का टिफिन का खाना बहुत अच्छा आता होगा, है ना। ठीक है, कोशिश करिए थोड़ा सा हेल्दी खाना खाने की, थोड़ा फ्रूट वगैरह खाइए, पानी वानी ज्यादा पिए। ठीक, हाँ, नहीं ज्यादा नहीं खाना है, लिमिटेड। हाँ, मैंने कहा हेल्दी खाना खाइए ज्यादा। ठीक है, ठीक है ना। मैडम खाने पे भी कंट्रोल कर रही है। देखो हम, मेरा तो मेन मोटिव यही है कि जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना, वो क्लास से बाहर निकलते तक आपको सब कुछ समझ में भी आ जाए, याद भी हो जाए, और हो भी जाता है याद, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है आपको याद हो गया होगा, याद हो गया होगा। आप कॉपी मत देखिएगा, अभी देखो, अभी अभी आप प्रमाण दे दोगे। बताइए, ब्रिटिश कंपनी की जो व्यापारिक केंद्र थे, जो बस्तियां थी, वो कहाँ कहाँ पर स्थापित थी? कहीं यहाँ लिखा तो नहीं है?
रुक जाइए, आप बताइए। हाँ हाँ हाँ। गुजरात के 3 नाम तो वैसे ही रट जाने चाहिए। और बड़ौच। और उसके बाद है, कब के बाद? हाँ हाँ हाँ। मसूलीपट्टनम तो पहले से ही। शाबाश, एक दो नाम तो बता दो। कलकत्ता के बताइए। अच्छा कलकत्ता कह रही हूँ, बंगाल के बताइए। हुगली, वेरी गुड। अभी देखो एक दूसरे के सहयोग से याद आएंगे। हाँ और हाँ, एक और नाम बताया था। मैंने कहा था ना एक दूसरे के सहयोग से याद आएगा। आधा शब्द वो बोलेंगे फिर आधा दूसरा पूरा करेगा। तो याद हो रहा है ना। मुझे पता है आपको डच कंपनीज भी याद होंगी। जो 2 दिन में वो घबरा गए, इतना नहीं डरना। 2 दिन पहले पढ़ा था ना, रिवीजन तो किया ही था आपने। आज क्लास के बाद रिवीजन करना है, ठीक है। और मैप पे लोकेशन फिल करनी है सारी, ठीक है। चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मुगल शक्ति का पतन। जो ये पेज में जितनी जगह बच गई हो इसको यहीं छोड़ दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट पेज से आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करिए। कभी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, थोड़ा स्पेस छोड़ दो। तो मैप वगैरह भी तो लगाओगे ना आप, अभी इसमें चिपकाओगे मैप, तो जगह की जरूरत तो पड़ेगी। इतनी मेहनत तो करोगे ना, पीछे वाले सोच रहे हैं ये भी करना पड़ेगा। अब मैप बना के मान लीजिए आपने मेहनत की, लोकेशन भी उसमें फिल कर दी, उसके बाद मैप कहीं कहीं घूम रहा है, कभी टेबल पे रखा है कभी कहीं रखा है, गुम हो जाएगा, उसे यही चिपका लेना है इसी पे, ठीक है। आपको लगता होगा कि यूपीएससी में जो लोग सफल होते हैं वो कुछ चमत्कार करते हैं, जादू करते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई तरीके से करते हैं, समझ रहे हो। आप भी तरीका सही अपनाइए, जो चीजें आप समझ रहे हो जल्दी समझ में आएंगी, जो याद करोगे वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, इसी चीज से आपका टाइम बचेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। सही तरीका अपनाओगे तो वो चीज आपको, वो सफलता आपको जल्दी मिलेगी। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मुगल शक्ति का पतन, डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर। मुगल शक्ति का पतन, ठीक है। तो हम इस टॉपिक में डिक्लाइन पढ़ने वाले हैं, पतन पढ़ने वाले हैं, किसका? मुगल शक्ति का। तो जैसे कि हम जानते हैं 1526 से 1526 ईस्वी से मुगल वंश की भारत में, मुगल शक्ति की भारत में स्थापना हुई थी। और ये स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा भारत में मुगल शक्ति स्थापित की गई, बाबर के द्वारा। बाबर पहले शासक थे, मुगल वंश के पहले शासक कौन थे? बाबर थे। बाबर के बाद कौन आए थे? हुमायूं। बाबर के बाद हुमायूं, इनके बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, और उनके बाद औरंगजेब।
ठीक, ये नाम सारे इसलिए नहीं लिखे कि यूपीएससी ऐसे नाम पूछ लेता है, फैक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं कि मुगल शक्ति का पतन हो जाना, ठीक है, मुगल साम्राज्य का विखंडन हो जाना, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब ये एक संगठित शक्ति थी, जब ये एक साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है, तो कितना इसका क्षेत्र विस्तार था, और जितने भी शासक आए उन्होंने इस राज्य को साम्राज्य में कैसे बदला और साम्राज्य को कैसे बनाए रखा। और फिर क्या परिस्थिति आई, क्या औरंगजेब के बाद कोई भी योग्य शासक ही नहीं हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि औरंगजेब के बाद, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, जब भी हम मुगल डिक्लाइन को पढ़ते हैं, मुगल शक्ति के विखंडन या पतन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगल शक्ति का पतन होना शुरू हो गया। तो क्या औरंगजेब आखिरी शासक थे क्या? इनके बाद भी शासक आए थे। तो जो शासक आए थे, क्या उनमें से एक भी योग्य ही नहीं था? क्या योग्यता थी नहीं क्या आगे वालों में किसी में? कभी देखो, योग्यता कभी भी जन्मजात नहीं होती। योग्यता कैसे आती है? योग्यता आती है माहौल से, प्रशिक्षण से, अभ्यास से आती है, जो सीखने से आती है योग्यता। फिर भी हम कहते हैं कि औरंगजेब के बाद मुगल शक्ति का पतन इसलिए हो गया क्योंकि उनके बाद आने वाले जितने भी उत्तराधिकारी थे, जितने भी शासक थे उनके बाद वाले, वो अयोग्य साबित हुए। अयोग्य थे नहीं, अयोग्य साबित हुए। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी योग्यता को शुरुआत से ही नियंत्रण कर दिया हो, कुछ षड्यंत्र किए हों, है ना, कि उनकी शक्ति को उतना बढ़ने ही ना दिया जाए कि वो पूरे साम्राज्य को अपने नियंत्रण में रखें। राजा जब शक्तिशाली होता है तो जितने भी उसके सहायक होते हैं, मतलब केंद्र के बाद जितने भी जो भी प्रशासन होता है, अगर उसके ऊपर राजा का नियंत्रण है तो सब राजा के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन एक बार अगर केंद्र कमजोर पड़ जाए और राज्य की या क्षेत्रीय शक्तियां अगर पावरफुल हो जाएं, या खुद उनके सहायक, उनके मंत्री गण अगर करप्ट हो जाएं, भ्रष्ट हो जाएं, तो किसी भी शासक को योग्य रहने ही नहीं दिया। तो 1707 के बाद वो परिस्थितियां आई जिनकी वजह से मुगल शक्ति डिक्लाइन होती हुई चली गई। ठीक है, चलो इंडिया का मैप बनाइए एक बार। इंडिया पूरा, पंद्रह सौ 26 से 1707 लिख रही हूँ अभी मैं, समझना इस चीज को। औरंगजेब के शासनकाल तक लिख रही हूँ, इसके बाद फिर हम इसे 1707 से 1857 तक भी देखेंगे। अभी हम इस पर चर्चा करते हैं 1526 से 1707 तक। ठीक है, जब दिल्ली वाले क्षेत्र में, जब नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में जब मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई बाबर के द्वारा, उसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति को बाकी क्षेत्रों में भी प्रसारित करने का, प्रसारित किया। ठीक है, और बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं को तो खुद ही राजनीति में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, काफी वर्षों तक उन्हें भारत से बाहर रहना पड़ा। उस समय भारत में कौन सा वंश था? सूर वंश स्थापित हुआ था उनकी एब्सेंस में, अनुपस्थिति में। फिर वापस आए और दोबारा से मुगल वंश की स्थापना की गई उनके द्वारा। उनके बाद आए अकबर। कहते हैं कि हुमायूं और उनसे पहले बाबर, इन दोनों को ही भारत में
साम्राज्य विस्तार करने का उतना समय ही नहीं मिला। तो जो भी साम्राज्य विस्तार हुआ, मुगल साम्राज्य जो बना, वो किसके समय से बनना शुरू हुआ? एक्चुअल में वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो वो बना अकबर के शासनकाल से। और उस समय से ये समझ लीजिए भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो अभी वर्तमान में जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं और अफगानिस्तान कहते हैं, इस क्षेत्र में मुगल शक्ति की स्थापना की अकबर ने। ठीक है, अकबर ने, अकबर के बाद जहांगीर ने उसमें काफी योगदान दिया, शाहजहां ने योगदान दिया। कहते हैं भारत के जो उत्तर पश्चिमी वाले जो क्षेत्र थे, यहाँ पर अक्सर विद्रोह हुआ करते थे। ठीक है, विद्रोह काफी ज्यादा होते रहते थे, लेकिन फिर भी इसको नियंत्रित कर लिया जाता था। ठीक है, तो ये तो पावर स्ट्रगल तो हमेशा चलता रहा, शक्ति का ये जो संघर्ष है ये हमेशा चलता रहा भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर मैंने बताया था आपको कौन सी शक्ति थी? बहमनी थे, और बहमनी 5 हिस्सों में टूट गए थे। ठीक है, तो अकबर ने भी काफी प्रयास किया, ये जो क्षेत्र थे इन पर नियंत्रण करने का काफी हद तक सफलता भी मिली। उनके बाद जहांगीर ने प्रयास की, शाहजहां के द्वारा प्रयास किए गए। शाहजहां के शासन काल में शाहजहां ने अपने बेटे को, 4 बेटे थे शाहजहां के, उनमें से एक को जिसका नाम था औरंगजेब, शाहजहां ने अपने एक बेटे औरंगजेब को दक्खन का सूबेदार बनाया, दक्खन में उनको नियुक्त कर दिया। और दक्खन में कौन थे यहाँ पे? वही अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, ये सारे। ठीक है, यहां पर उनको नियुक्त कर दिया गया दक्खन वाले क्षेत्र में। और कहते हैं औरंगजेब ने अपनी शक्ति से दक्खन को मुगल शक्ति के अधीन स्थापित किया। यहाँ पर मुगल पावर एस्टेब्लिश किसने की? औरंगजेब ने। बहुत ज्यादा नियंत्रण उन्होंने किया। दक्खन में उनका बहुत ज्यादा मोह इस रहा भी कि जैसे ही शाहजहां की मृत्यु हुई, शाहजहां के बाद कौन आए? औरंगजेब आए। ठीक है, और पूरे भारत पर नियंत्रण अलग बात थी, लेकिन दक्खन से विशेष लगाव था उनका, क्योंकि यहाँ के सूबेदार रह चुके थे। ठीक है, इसलिए उनसे बर्दाश्त नहीं होता था कि दक्खन में कोई और शक्ति आ जाए। इसीलिए दक्खन में जब इस क्षेत्र में, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जब मराठाओं का इमरजेंस हुआ, मराठाओं का उदय हुआ, तो औरंगजेब ने क्या करना शुरू कर दिया? दिल्ली आगरा को छोड़ के कहां रहना शुरू कर दिया? दक्खन में रहना शुरू कर दिया, औरंगाबाद। उन्हीं के नाम से पड़ा ना, औरंगाबाद। अधिकांश जो उनका समय था वो दक्खन क्षेत्र में बीता, क्योंकि दक्खन में क्षेत्रीय शक्तियां बहुत ज्यादा थी, जो जैसे जैसे मौका उनको मिलता था वैसे वैसे वो अपने आप को मुगल शक्ति से मुक्त कर लेती। बार बार विद्रोह होते थे यहाँ पर। इसीलिए औरंगजेब ने अधिकांश समय, शासक बनने के बाद भी, बादशाह बनने के बाद भी अधिकांश समय दक्खन में उन्होंने बिताया। ठीक है, अब कहते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल से ही कहीं ना कहीं मुगल शक्ति का पतन होना या मुगल शक्ति कमजोर होना शुरू हो गई थी। कारण आता है यहाँ पे, एक आर्थिक कारण आता है। ठीक, इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन कहते हैं कि जब औरंगजेब गद्दी पर बैठे थे तो किसको रिप्लेस किया था उन्होंने? किसकी जगह पे बैठे थे? शाहजहां। और शाहजहां का शासनकाल किस नाम से जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? उनकी उपलब्धियों में। जितनी सैन्य उपलब्धियां रही, ऐसा नहीं सैन्य उपलब्धियां नहीं रही उनकी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उनको बहुत सफलता मिली इसको नियंत्रित करने में। जितनी सैन्य उपलब्धियां रही उनसे ज्यादा उनकी उपलब्धियां कौन सी थी? स्थापत्य की थी, आर्किटेक्चर डेवलप, ज्यादा से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स बनाए, इमारतें बनवाई, भवन इमारतें बनवाई उन्होंने। बहुत पैसा लगाया, बहुत खजाना लगा। जगह जगह पर रिवॉल्ट भी हुए, विद्रोह हुए उनके शासनकाल में। अब ज्यादा से ज्यादा जब खजाना जब लग जाएगा इस तरीके की स्थापत्य कला में, इनके निर्माण में, तो अगला जो आएगा उत्तराधिकारी, जो शासक आएगा, अब उसको खजाना कैसा मिला? खजाना कैसा मिला? ऑलमोस्ट खाली। कहते हैं कि जिस समय औरंगजेब शासक बने थे उस समय खजाना लगभग खाली था और पूरे साम्राज्य को चलाना बहुत मुश्किल था। और जैसे ही वो बादशाह बने तो उन्होंने निर्णय लिया कि जितने भी राजस्व वसूले जा सकते हैं सारे वसूले जाए और सबकी दरें बढ़ा दी। अब जैसे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब राजस्व की सख्ती के साथ वसूली की जाएगी,
तो शाहजहां के समय से ही कहीं ना कहीं विद्रोह चले आ रहे थे। जैसे ही औरंगजेब शासक बने फिर विद्रोह हुए, और जब विद्रोह हुए तो उन्होंने उन विद्रोहों को कैसा दमन किया, बहुत ही कट्टर तरीके से उनका दमन किया गया। ठीक है, कहते हैं अगर आप धर्म को कुछ समय के लिए साइड में रख दें, धर्म को अगर साइड में अगर रख दें, सिर्फ और सिर्फ एक शासक के नजरिए से देखें, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक निर्णय जो उन्होंने लिया था राजस्व का, वो साम्राज्य को बनाए रखने के लिए वो निर्णय कैसा था, सही था। और साम्राज्य को बचाए रखने के लिए और अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए राजस्व वसूलना और राजस्व वसूलने के जो उनके तरीके थे वो इतने, वो हो गए ना कि बाय फोर्स अपने बल के द्वारा, अपनी सेना के द्वारा उन्होंने राजस्व की वसूली की। उनको पता था कि अगर ये नहीं हो पाया, अगर आर्थिक स्थिति नहीं ठीक हुई, आर्थिक संकट अगर नहीं टला, तो ये वैसे भी कोलैप्स कर जाएगा। और अगर ये कोलैप्स कर गया, अगर यहाँ की शक्ति कमजोर पड़ती है, तो ये जो क्षेत्र था भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, प्राचीन काल से ही विदेशी शक्तियों ने इधर आक्रमण किए हैं। तो अगर दिल्ली और आगरा, अगर ये वाले क्षेत्र में, अगर भारत के उत्तर वाले क्षेत्र में अगर केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ती है, तो ये किसको मौका दे देगी बाहर से आने के लिए, जो इधर वेस्ट एशिया की तरफ से जो रूलर्स रह रहे हैं, चाहे फिर वो अफगानिस्तान के हो और उससे और कुछ, उन सबको मौका मिल जाएगा भारत की तरफ आक्रमण करने का। तो उनका एक ही मकसद था कि केंद्र को मजबूत बना के रखा जाए, और केंद्र मजबूत तब बनेगा जब साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। केंद्र को मजबूत बनाने के लिए राज्यों पर नियंत्रण सख्त करना पड़ता है, और उन्होंने क्या करना शुरू किया, राज्यों पे भी सख्ती लागू करनी शुरू कर दी। इसलिए जैसे जैसे जहां जहां उन्होंने सख्ती अपनाई, वैसे वैसे उनके खिलाफ विद्रोह होने की संभावना बढ़ती चली गई, और जहां जहां विद्रोह होने हुए, वहां वहां उन विद्रोहों का उन्होंने दमन किया। और इसीलिए उनकी पहचान कैसी हो गई, एक बहुत ही क्रूर कट्टर शासक में उनकी पहचान बनती चली गई। शायद एक इतने बड़े साम्राज्य जिसका क्षेत्र विस्तार इतना हो, ठीक है, इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए जो शासक हो, शायद राजनीतिक रूप से उनके निर्णय सही थे साम्राज्य को बनाए रखने के लिए। दूसरी जो, जिसे हम एक इतने बड़े साम्राज्य के शासक होने के नाते जिसे गलती ठहराई जा सकती है, या ये कह सकते हैं या गलती ना भी है, वो देखो राम राज्य का माहौल है और यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, और पूजा मैडम को घर भी जाना भंडारे भंडारे, लेकिन फिर भी, अरे शाम में तो घर जाऊंगी, अभी जो मैं कहने वाली हूं उसके लिए पहले से बोल रही हूं, समझ रहे हो। तो एक शासक के नजरिए से अगर देखा जाए, तो जहां इतना बड़ा साम्राज्य हो, उसको संगठित करने की बात हो, आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात हो, ठीक है, वहां उन्होंने राजनीति हो, धर्म हो, जो भी हो, सबका सहारा लिया अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए, ठीक है। और जब उन्होंने राजनीति के साथ साथ धर्म का भी सहारा लिया अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए, तो यही धर्म उनकी पहचान बन गई। और इसीलिए उनको किस तरीके से देखा जाता है, एक कट्टर इस्लामिक शासक के तरीके से, नजरिए से उनको देखा जाता है, ठीक है। तो जब ये परिस्थितियां होने लगी, तो वो क्षेत्र जो कभी अकबर के समय, अकबर भी तो इस्लामिक थे, नीतियों को लागू करने का तरीका अलग था दोनों का, दोनों एक ही वंश से थे, तो वो क्षेत्रीय शक्तियां जो कभी मुगल साम्राज्य के सहायक हुआ करते थे, मित्र हुआ करते थे, औरंगजेब के समय में आकर वो कैसे हो गए, शत्रु बन गए, विद्रोही बन गए,
और यहीं से ये होने लग गया था कि अब ये साम्राज्य पूरा का पूरा अखंड नहीं रह सकेगा। ठीक है, कहते हैं कि इस समय में जितनी व्यापारिक कंपनियां भारत में आई थी, इन व्यापारिक कंपनियों ने भी कमी नहीं छोड़ी थी। जब वो माहौल देखते थे राजनीति का, तो वो भी ये कोशिश करते थे कि हमें भी यहाँ पे कुछ ऐसे लाभ मिल जाएं। तो उन्होंने भी बार बार प्रयास किए कि हम भी किलेबंदी कर लें, यहाँ पे ज्यादा ज्यादा हमें लाभ हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बादशाह कौन थे? औरंगजेब। एक बार तो औरंगजेब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच में वॉर भी हुआ। ब्रिटिशर्स को ये इस बात का बहुत ज्यादा मतलब एक एरोगेंस हुआ करता था कि हमारे पास आधुनिक तकनीकी वाले हथियार हैं, तो हमें तो युद्ध में जीत ही मिलेगी। लेकिन जब मुगल सेना से आमना सामना हुआ, लीडरशिप किसकी थी? कौन थे बादशाह? औरंगजेब थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत खराब कर दी थी। ठीक है, उनको पकड़ के जेल खाने में डाल दिया गया था, बिल्कुल हालत खराब कर दी थी उनकी बंगाल वाले क्षेत्र में। बाद में वो वाली बात होती है ना कि किसी की शक्ति, किसी की स्थल क्षेत्र में अगर थल सेना अगर किसी की मजबूत है तो दूसरे की नौसेना मजबूत थी। अब बस दिक्कत ये आ गई कि ब्रिटिशर्स को भारत की भूमि पर मुगल ने बहुत बुरे तरीके से हराया। तो ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि जब तक ये बैठा हुआ है औरंगजेब, तब तक ज्यादा नहीं बोलना, तब तक अनुमति लेते रहो, पिटिशंस, प्रेयर करते रहो, अनुमति मांगो, रिक्वेस्ट करो, जब तक ये है तब तक। सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, कहने का मेरा मतलब है यूरोपियन कंपनीज और जितने भी क्षेत्रीय शासक थे या क्षेत्रीय शक्तियां थी, औरंगजेब के समय तक उनको इतनी हिम्मत नहीं मिल पाई कि वो अपने आप को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अलग से डिक्लेयर कर दे। ठीक है, देखो राज्य जुड़ के कब तक रहते हैं केंद्र के साथ? जब तक दोनों के बीच में समन्वय हो। जब अंदर ही अंदर जब नफरत, गुस्सा, दुश्मनी आ जाएगी तो वो क्या करेंगे? वो तब तक तो शांत बैठेंगे जब तक केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। ठीक है, तो तब तक वो शांत थे। तो ये जो यूरोपियन कंपनीज थी, इन पर भी बहुत काफी हद तक औरंगजेब ने इनको नियंत्रित किया, ब्रिटिश कंपनी को नियंत्रित किया। ठीक है, बाद में हाँ, क्योंकि उनकी नौसेना, उनकी जो नेवल फोर्स थी वो ज्यादा स्ट्रांग थी, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया का जितना भी फॉरेन ट्रेड था वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, जो समुद्री मार्ग से जो भारत का व्यापार होता था, क्योंकि इनकी नेवी स्ट्रांग थी, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, समुद्र में भारत के व्यापार को रोकना शुरू कर दिया, ब्लॉक करना शुरू कर दिया। तब औरंगजेब ने थोड़ा सा अपना स्वभाव बदला, इनके ऊपर जुर्माना लगाया और जुर्माना लगा के इनको फिर वापस से व्यापार करने की अनुमति दी, लेकिन नियंत्रण में रहकर व्यापार करने की अनुमति दी। तो डरते थे औरंगजेब से यूरोपियन कंपनीज बहुत ज्यादा। लेकिन औरंगजेब के टाइम से ही जो रीजनल पावर्स थी ना, जितने क्षेत्रीय शक्तियां थी, वो कहीं ना कहीं अंदर से ही, अब वो अलगाव होता है ना, सेपरेशन की जो फीलिंग होती है, वो जन्म ले चुकी थी। अब जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, अब जो भी अगले शासक होंगे उसको किसका बादशाह कहा जाता था? हिंदुस्तान का बादशाह कहा जाता था, क्योंकि औरंगजेब ने इतना बड़ा क्षेत्र अपने अधिकार में कर रखा था, अपनी पावर का प्रभाव, अपनी शक्ति का प्रभाव बना कर रखा हुआ था। अब जो भी आया अगला उत्तराधिकारी, वो कौन हो गया? हिंदुस्तान का बादशाह हो गया। अब कोई भी नहीं चाहता था कि अब जो अगला जो भी आए वो इतना ही ताकतवर रहे। तो शक्ति को, केंद्रीय शक्ति को कमजोर करने के लिए जो मुगल दरबार था, उसमें प्लॉटिंग्स होना, क्या कहते हैं उसको, षड्यंत्र होना शुरू हो, षड्यंत्र होने शुरू हो गए। षड्यंत्र किसके विरुद्ध? खुद बादशाह के विरुद्ध। और यही कारण है कि खुद मुगल दरबार में षड्यंत्र हुए, जो मंत्री थे, जो अधिकारी थे, वो भ्रष्ट होते चले गए, आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ती चली गई,
और इसी वजह से ओवरऑल जो केंद्र था, जो सेंट्रल अथॉरिटी थी, केंद्रीय शक्ति जिसे हम कहते हैं कि जिसके नियंत्रण में पूरी की पूरी सेना हो, एक केंद्रीय प्रशासन होता है और एक क्षेत्रीय प्रशासन होता है। जो केंद्रीय शक्ति थी, जो बादशाह के नियंत्रण में होती थी, शासक के नियंत्रण में होती थी, वही कमजोर होती हुई चली गई। केंद्र कमजोर हुआ, क्षेत्र मजबूत हुए। पहले केंद्र मजबूत था तो क्षेत्र नियंत्रण में थे। तो कहते हैं कि औरंगजेब के बाद किसी को भी योग्यता दिखाने का अवसर ही नहीं दिया गया। एक के बाद एक मुगल बादशाह आते रहे और एक के बाद एक उन सबको साइड में किया जाने लगा। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उनके बेटों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया और उसके बाद 1709 में जाके उनका बेटा बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना। लिखो, लिखो। हालांकि औरंगजेब के शासनकाल से ही मुगल शक्ति का पतन शुरू होने लगा था, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात इसको गति प्राप्त हुई या इसकी गति तीव्र हो गई। ठीक है, लिखो। मुगल शक्ति के पतन के कारणों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, आंतरिक चुनौतियां, और बाहरी चुनौतियां। इंटरनल चैलेंजेस एंड आउटसाइड चैलेंजेस। अब इंटरनल चैलेंजेस में क्या क्या आएगा, ऐसे पॉइंटेड फॉर्मेट में लिखना है आपको, छोटे छोटे शब्द, मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस। पहला, लिखो, अयोग्य एवं कमजोर शासक, incapable and weak rulers। लिखो, क्षेत्रीय विद्रोह, आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस, रीजनल रिवॉल्ट्स, ठीक। बाहरी चुनौतियों में क्या आ जाएगा, बाहरी शक्तियों द्वारा आक्रमण। देखो, बाहरी शक्तियों के द्वारा आक्रमण। आउटसाइड इन्वेडर्स या इन्वेजन्स।
किस किस के अटैक हुए थे, किस किस ने किया था? नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। यहाँ पे नाम लिख लो, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो इस तरीके से इसको विभाजित किया जाता है। एक आंतरिक कारण था, आंतरिक चुनौतियां थी, उसमें क्या क्या शामिल था कि जो भी आगे जो सक्सेसर्स हुए, जितने भी जो शासक हुए आगे, ठीक है, वो कैसे साबित हुए? वो अयोग्य साबित हुए। वो अयोग्य साबित हो गए, क्यों? क्योंकि वो अपने दरबार के जो मंत्रीगण थे, जो अधिकारी थे, उनको नियंत्रित नहीं कर पाए, तो वो अयोग्य ही साबित हुए। ठीक है, फिर क्षेत्रीय विद्रोह होने लगे। जब केंद्र कमजोर होगा तो क्षेत्रीय शक्तियां अपने आप विद्रोही हो जाएंगी। और तीसरा क्या था? आर्थिक संकट। जब जब किसी भी राज्य और साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ती है तो उसका प्रशासन, उसका नियंत्रण अपने आप ही कमजोर हो जाता है। क्यों ऐसा? कारण बताइए क्यों? क्योंकि सारी ही चीजें किस पर डिपेंडेंट है? इकोनॉमी। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तो उसकी जो सेना है, जिसे स्थायी सेना कहा जाता है, स्टैंडिंग आर्मी कहा जाता है, ठीक है, वो कैसी होगी? वो खुद केंद्र के नियंत्रण में होगी, राजा के नियंत्रण में चलेगी। ठीक है, जितने भी अधिकारी होंगे वो भी उन्हीं के नियंत्रण में चलेंगे। अब अगर केंद्र के पास आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो वो क्या सोचेंगे कि काम करते हैं, कुछ कुछ अधिकारियों को क्या कर दिया जाए? भू राजस्व के अधिकार दे दिए जाए सैलरी के नाम पे। तो जैसे जैसे ही भू राजस्व के नाम पर क्षेत्रों का बंटवारा होना शुरू होगा, वैसे वैसे क्या होगा? उन क्षेत्रों पर पकड़ तो उन्हीं की मजबूत होगी ना। तो जैसे केंद्र कमजोर होगा, जब भी मौका मिलेगा तो वो क्षेत्रीय शक्तियां उभर जाएंगी, उनका उदय हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, अब हम कुछ नाम लिखेंगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी अगले जो मुगल बादशाह हुए उनके नाम लिखेंगे, उनके बारे में जहां जो इंपॉर्टेंट होगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो लिखो औरंगजेब के पश्चात मुगल बादशाह। मुगल रूलर्स आफ्टर औरंगजेब। ठीक है, तो सबसे पहला नाम लिखिए बहादुर शाह। प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, और इनका शासनकाल है 1709 से 1712। 9 से 1700, 1709 से 1712। इनका नाम था मुअज्जम, और ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बने थे। इनका नाम क्या था? मुअज्जम। मुअज्जम इनका नाम था। 1709 में जब ये शासक बने तो किस नाम से बने? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। कहते हैं कि ये शासक तो बन गए, लेकिन एक होता है ना कि इतने बड़े साम्राज्य का अगर कोई शासक बन जाए, वो भी जिसके पिता इतने शक्तिशाली रहे हों, तो कभी कभी जब जिनके पिता बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनके बच्चे तो इसी अहंकार में रह जाते हैं कि हमारी बहुत चलती है। होता है ना, वो अपनी खुद की पहचान नहीं बना पाते। तो कहते हैं कि जैसे ही वो मुगल बादशाह बने तो उनको ये एहसास था कि जहां तक भी हमारी क्षेत्रीय सीमाएं, वहां वहां तक हमारा शासन, हमारा नियंत्रण चलता है। तो कई बार वो अपने शासन की जो शक्तियां थी वो किसको सौंप देते थे? वो अपने अधिकारियों, अपने मंत्रियों को मौका दे देते थे। ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे बताओ क्या करना। तो कहते हैं कि उनको ये तक खबर नहीं होती थी कि दरबार में चल क्या रहा है।
इसीलिए इनके समय में एक लेखक हुआ करते थे, उनका नाम था खफी खान। क्या नाम था? खफी खान। उन्होंने इनको एक उपाधि से नवाजा और इनको कहा ये शाह बेखबर हैं। कौन है ये? शाह बेखबर। लिखो, इनकी लापरवाही के कारण खफी खान ने इनको शाह ए बेखबर की उपाधि दी। खफी खान gave him a title शाह ए बेखबर। शाह बेखबर की इनको उपाधि दी। 1712 तक रहे। इसके बाद अगले जो मुगल बादशाह आए, अभी आप नंबर मतलब बार बार मुझे बोलना ना पड़े, जैसे शासक का नाम आया बाद में ऐसे एरो बना के उनके बारे में जो भी एक दो लाइनें लिखनी होंगी वो लिखवा दें, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए जहांदार शाह। जहांदार जहांदार शाह ये आए 1712 में, गए 1713 में। हाँ 1712 to 13। ठीक है। अब इनके वैसे तो इनका शासनकाल बिल्कुल ही कम रहा, बस एक चीज थी, इनके समय में इनके जो प्रधानमंत्री के पद पे हुआ करते थे, ठीक है, उनका नाम था जुल्फिकार खान। ठीक है, वैसे ये नाम यूपीएससी इंडस्ट्री में भी बहुत पॉपुलर है। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान है वो। चलिए ठीक है, जहांदार शाह इनके जो प्रधानमंत्री के पद पे थे जुल्फिकार, ठीक है, जुल्फिकार खान, उन्होंने राजस्व की स्थिति को ठीक करने के लिए, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था की शुरुआत की, उसे कहा गया इजारेदारी। क्या कहा गया? इजारेदारी। लिखो, इनके प्रधानमंत्री जुल्फिकार खान के द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक नई राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की गई, जिसे इजारेदारी व्यवस्था के नाम से जाना गया। अभी इजारेदारी क्या है, अभी शॉर्ट में समझा देती हूँ। ठीक है, इजारेदारी में क्या होता था, एक तरफ शासन है, ठीक है, दूसरी तरफ जनता है जहां से राजस्व की वसूली करनी है। तो इजारेदारी व्यवस्था में राजस्व की वसूली करने के लिए मध्यस्थ आ गए। कौन आ गए? मध्यस्थ, मीडिएटर्स। ठीक है, और इनको कहा गया कि हमें एक निश्चित राजस्व चाहिए और आप फिर वो राजस्व जनता से वसूलिए। ठीक है, शुरुआत में तो चलो ठीक है, इतना नेगेटिव नहीं था ये, लेकिन नेगेटिव बाद में हो गया। कैसे नेगेटिव हो गया? ये जो मध्यस्थ थे इनको कैसे चुना जाता था?
इजारेदारी सिस्टम में बोलियां लगाई जाती थी, बिडिंग सिस्टम था, सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को ही राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था। अब आप खुद सोचिए, मान लीजिए अगर कहीं पर भी 8-10 अगर हैं, ठीक है, और अगर जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको दे दिया जाएगा कि ठीक है आप इन लोगों से राजस्व वसूलोगे। अब इसने जो भी बोली लगाई है वो रुपए वो किसको देगा? शासन को देगा, ठीक है। अब इजारेदारी का अधिकार खुद के पास लेने के लिए ये लोग क्या करते थे? ज्यादा से ज्यादा बोलियां लगाते थे, ठीक है। और मान लीजिए 100 रुपए निश्चित हो गए कि शासन को देने हैं। अब ये क्या कोशिश करेंगे? इनको तो लाभ तब है ना जब 100 रुपए शासन के भी आ जाए। जो ये खर्चा लगाएंगे सारी व्यवस्था को नियंत्रित करने में, राजस्व वसूलने में, वो भी निकले और फिर इनका बेनिफिट भी हो। तो कम से कम 300 आना चाहिए, तब जाके सारा खर्चा निकलेगा, तब प्रॉफिट आएगा। अब उसके लिए ही जनता को परेशान करते थे। जिस भी तरीके से हो राजस्व वसूला जाए, तो जनता के ऊपर अत्याचार होने लगे और इसीलिए जगह जगह पर विद्रोह शुरू हो गए। बाद में इस इजारेदारी सिस्टम को रोकना पड़ा, ठीक है। तो ये इजारेदारी व्यवस्था, बेटा कुछ ये जो पॉइंट्स है ना इनको लिखते जाया करो आप साथ साथ में, जिनके तो सुनना, लिखना, समझना सब बहुत मल्टी डायमेंशनल प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप साथ में लिखते चलो। ये इजारेदारी सिस्टम थी, किसके टाइम पे आए? जहांदार शाह के टाइम पे। किसके द्वारा लागू की गई? जुल्फिकार खान के द्वारा, ठीक है। अगला लिखो, फर्रुखशियार, अगला बादशाह, अगला मुगल शासक फर्रुखशियार, 1713 से 19। फर्रुखशियार 19 तक, 1719 तक इन्होंने शासन किया। अब इनको गद्दी पे बिठाने का काम किसने किया था? फर्रुखशियार को। जहांदार शाह की हत्या करके फर्रुखशियार को मुगल बादशाह बनाने का काम किया था। मुगल दरबार के 2 बड़े मंत्रीगण थे, दोनों भाई थे, सैयद ब्रदर्स के नाम से पॉपुलर थे, सैयद बंधु, ठीक है। तो लिखो, सैयद बंधुओं की सहायता से, with the help of सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह को हटाकर फर्रुखशियार अगले शासक बने। with the help of सैयद ब्रदर्स, फर्रुखशियार replaced जहांदार शाह। फर्रुखशियार replaced जहांदार शाह, ठीक है, and become the ruler। 13 से 19, अच्छा ये, हाँ 13 से 19 फर्रुखशियार बन गए। जो किनकी मदद से बने? ये सैयद ब्रदर्स। कहते कि सैयद ब्रदर का ऐसा प्रभाव बन गया था, उनको कहा जाता कि ये किसी को भी शासक बना सकते हैं। तो मुगल जितने भी और राजकुमार हुआ करते थे, जितने भी प्रिंस थे ना, वो सब क्या करते थे? वो इनके साथ मिलकर षड्यंत्र करते थे। वो ये सोचते थे कि अगला बादशाह मुझे बना दिया जाए, मुझे चुन लिया जाए। वो इतने, अब आप सोच के देखो, दरबार के व्यक्ति इतने पावरफुल हो जाएं कि बादशाह को मारने लग जाएं, ठीक है। फर्रुखशियार को भी किसने मारा? इन्हीं सैयद ब्रदर्स, इन्हीं ने हटाया उसको बाद में 1719 में, ठीक है। तो ये हुए फर्रुखशियार के बारे में। लिखो, नेक्स्ट जो रूलर थे उनका नाम था रफी उद दरजाद। रफी उद दरजाद, इनके बाद लिखो रफी उद दौला।
1719 में ही आते गए जाते गए। ठीक है, सैयद ब्रदर्स के द्वारा ही। सैयद ब्रदर्स ने जहांदार शाह को हटाया, फर्रुख शियार बने, फर्रुख शियार को हटाया, रफीउद्दर्जात बने, फिर उनको मारा, रफीउद्दौला बने, फिर रफीउद्दौला को भी हटाया गया। ठीक है, और फिर आए मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह अगर ये बन जाते तो पूरा का पूरा राजघराना और बाकी मंत्री इन्हीं के खिलाफ नहीं हो जाते। तो राजा नहीं बने, राजा की सारी शक्तियां नियंत्रित की, अपनी पसंद का शासक बनाते रहे। अब इसके लिए इनका नियंत्रण किन चीजों पे जरूरी था? राजा को बनाना, शासक को बदलना, इसके लिए दरबार के कुछ लोग अपने नियंत्रण में होने चाहिए और राजघराने में लोगों तक अपनी पहुंच होनी चाहिए, वहां के लोग फेवर में होने चाहिए। तो ये सैयद ब्रदर्स की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। षड्यंत्र करते थे, ब्राइब देते थे, घूस, भ्रष्टाचार को फैलाते थे, डराते थे, धमकाते थे, जो भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता था उसी को मार डालते थे। अब सोचिए, जो जो शासकों को नहीं छोड़ रहा, किसी को अंधा कर रहे हैं, किसी को जहर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब खुद दरबार के लोग अगर इतने शक्तिशाली हो जाएंगे तो वो साम्राज्य कैसे चलेगा? वो चलेगा ही नहीं। तो जैसे इनके बाद आए कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह आ गए। कहते हैं कि मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है, शासनकाल इनका काफी लंबा चला, 1719 से 1748 तक इन्होंने शासन किया। 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह का शासन रहा। कहते हैं कि ये शासक तो थे बढ़िया, लेकिन कहीं ना कहीं लग्जरी लाइफ जो होती है, जो विलासिता का जो जीवन होता है, खाना पीना, मनोरंजन करना, तो बहुत ज्यादा था। इसीलिए इनको रंगीला, कैसा रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था, मोहम्मद शाह रंगीला इनको कहा जाता था। कहते शासन तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनका ध्यान जो है वो अदर एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा होता है, मनोरंजन की तरफ कुछ ज्यादा ही होता है। इनको पूरा टाइम मिला था, अगर ये चाहते उस समय में तो स्थिति को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते थे। अब हुआ क्या कि इनके शासनकाल में, ध्यान से आपस में बदले, इनके शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में एक व्यक्ति बहुत पावरफुल था, उसका नाम था निजामुल मुल्क। ठीक है, निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क। रुक जाओ रुक जाओ, निजामुल मुल्क। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहला काम किया, मोहम्मद शाह के साथ मिलके, मोहम्मद शाह के साथ मिलके, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले सैयद ब्रदर्स को निपटा दिया। क्योंकि इनको लगाओ पहले ठिकाने, फिर नहीं, ये नहीं चलने देंगे। तो निजामुल मुल्क वो व्यक्ति थे जिन्होंने सैयद ब्रदर्स की हत्या की। इनके कंट्रोल में आए वो, इन्होंने मारा। जब इन्होंने उनको मारा तो इनको इनाम मिले। इनको क्या बना दिया गया? वजीर, वजीर का पद। साथ ही साथ इनको दक्खन में भी सूबेदारी दे दी गई। इनको दक्खन का सूबा भी दे दिया गया। दक्खन में भी मेनली जो हैदराबाद वाला जो क्षेत्र है वहां पर इनकी गद्दी थी, सूबेदारी की। ठीक है, निजामुल मुल्क की। अब मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है 1719 से 1748 तक का, ये शासनकाल दो तीन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले तो सैयद ब्रदर्स की हत्या की गई, उनको खत्म किया गया। ठीक है, जैसे ही वो खत्म हुए उसके बाद काफी हद तक दरबार के जो षड्यंत्र थे वो नियंत्रित हो गए। ठीक है, दूसरा, इन्हीं के शासनकाल में
जो मराठा थे बाजीराव प्रथम, उन्होंने दिल्ली पर अटैक किया। मराठाओं का आक्रमण हुआ दिल्ली पर इन्हीं के शासनकाल में। इन्हीं के शासनकाल में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, लिख लो। इनके शासनकाल के दौरान सैयद ब्रदर्स की हत्या की गई, कॉमा, बाजीराव प्रथम ब्रैकेट में लिखना मराठा के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया, कॉमा, नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया 1738-39। नादिर शाह ने अटैक कब किया? 1738-39 दिल्ली पर आक्रमण किया गया। ठीक है, अब ये तो अटैक्स की बात थी। इनके शासनकाल के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कहेंगे पॉलिटिकल आउटकम आया, मतलब एक राजनीतिक जिसे कहते हैं ना कि परिणाम सामने आया कि केंद्रीय शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी थी और क्षेत्रों में जो क्षेत्रों के अधिकारी थे उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे केंद्रीय शक्ति से अलग करना शुरू कर दिया। तो इन्हीं के शासनकाल के दौरान बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये तीनों ही, इन तीनों क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने आप को मुगल साम्राज्य से अलग कर लिया। हाँ लिखो, राष्ट्र शब्द नहीं अभी लिखो। इनके शासनकाल के दौरान बंगाल, अवध एवं हैदराबाद के द्वारा स्वयं को कौन कौन से नाम बोले मैंने? बंगाल, अवध और हैदराबाद के द्वारा स्वयं को मुगल शक्ति से अलग कर क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में स्थापित किया गया। क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में स्थापित किया गया। क्या क्या नाम बोले मैंने? बंगाल, अवध और हैदराबाद। देखो ये जो तीन स्टेट है ना, इनके नाम बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, क्योंकि यही तीनों वो क्षेत्र थे, ये वो मुगल प्रांत माने जाते थे। मुगल साम्राज्य के जो समृद्ध क्षेत्र हुआ करते थे वो कौन कौन से थे? यही बंगाल, यही अवध और हैदराबाद समृद्ध क्षेत्रों में शामिल थे, और सबसे ज्यादा समृद्ध था बंगाल, अवध, तो बंगाल, ये हैदराबाद। तो जब किसी साम्राज्य से उसके समृद्ध क्षेत्र अलग हो जाएंगे तो उसके बाद बताइए जो पतन है, जो डिसइंटीग्रेशन है, उसकी स्पीड कम रहेगी कि ज्यादा हो जाएगी? पतन तेजी से होगा। जो डिक्लाइन है, मुगल पावर का डिक्लाइन है, वो बताओ तेजी से होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो यहां से और ज्यादा कंडीशन फिर इसकी खराब होती चलेगी मोहम्मद शाह के शासनकाल के बाद से। अब अगले जो बादशाह बने वो बने अहमद शाह। लिखो, अगले मुगल बादशाह अहमद शाह। से 1754। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754। इनके शासनकाल के दौरान अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किए।
इनके शासनकाल के दौरान, फटाफट लिखो 4 बजे। इनके शासनकाल के दौरान अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किए। अहमद शाह अब्दाली, शासक भी अहमद शाह थे और अटैक भी कौन करता? अहमद शाह अब्दाली। अलग ही है ना, ये तो मैंने आपको नाम याद हो इसलिए मैंने बोला कि ये भी अहमद शाह और ये भी अहमद शाह, ये अब्दाली है। विदेशी आक्रमण भारत में हुए, अहमद शाह अब्दाली आए थे ना, भारत पर आक्रमण किया था। इनका तो अहमद शाह जो बादशाह थे, मुगल बादशाह थे, उनका शासनकाल था 1748 से 54 तक, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण भारत पे 48 से शुरू होके 67 तक इन्होंने भारत पर बहुत आक्रमण किए हैं। 1748 से 1767 तक इन्होंने कई बार आक्रमण किया भारत के ऊपर, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से। यही तो है जो पानीपत के तीसरे युद्ध में जिन्होंने मराठाओं को पराजित किया, अहमद शाह अब्दाली, 1761 में जो युद्ध हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ठीक है, केंद्रीय शक्ति को बहुत हद तक, दिल्ली आगरा वाले क्षेत्र में इतना प्लंडर, इतना अटैक, इतनी रेड्स हुई हैं इनकी, ठीक है, पूरा बर्बाद कर देते थे ये सब कुछ। आम जनता का भी नरसंहार कर दिया, कहते हैं कि जो सामने है उसी को मार डालो। धन संपत्ति लूट कर ले जाना इनका ऑब्जेक्टिव होता था, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके यहाँ से वेल्थ जो है उसको लेकर जाओ। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह मुगल बादशाह का टाइम पीरियड 1748 से 1754 तक। इनके बाद लिखो आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय। या इसको आलमगीर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये बना सकते हो। आलमगीर द्वितीय, इनका जो शासनकाल था वो 1754 से 1758। अब बताओ इनके शासनकाल के दौरान कि एक कोई महत्वपूर्ण घटना हुई हो 1754 से 58। वेरी गुड, तो इनके शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ, आलमगीर सेकंड। इसके बाद लिखो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, इनका शासनकाल 1806 तक। इनके शासनकाल के दौरान क्या हुआ? बक्सर का युद्ध। इनके बाद अकबर सेकंड आए, अकबर द्वितीय 1837 तक रहे। और अकबर द्वितीय का केस लड़ने के लिए ही, इन मुगल बादशाह का केस लड़ने के लिए ही राम मोहन रॉय गए थे बाहर, और जब वो जीत गए थे इनका केस तो फिर इनको राजा की उपाधि दी गई थी। अकबर द्वितीय ने राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी, इसीलिए वो राजा राम मोहन रॉय के नाम से जाने गए। ठीक है, लिख लो फटाफट। हाँ, और सबसे लास्ट में इनके द्वारा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी गई थी। और फिर आए बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है ना, बहादुर शाह द्वितीय। इनका जो शासनकाल था वो 1838 से 58 तक। 58 तक ही क्यों लिखते हैं आप? क्योंकि 58 में भारत के ऊपर किसका शासन हो गया? ब्रिटिश ताज का शासन।
ठीक है, 1857 की क्रांति में इनको लीडर बनाया गया था, नेता बनाया गया था। ठीक है, 1857 की क्रांति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सफल रही, और उसके बाद क्रांति जब देखी कि हाँ भारत में इतने लोगों ने क्रांति की है, तो ब्रिटिश ताज ने ब्रिटिश कंपनी से भारत का शासन छीन लिया और अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ये मुगल बादशाह थे, और आपने देखा कि किस तरीके से बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, बहुत कम टाइम के लिए ये बादशाह बने, आते रहे जाते रहे। कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय शक्ति का जब विखंडन हुआ, जब केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई, तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। लिखो, ये लाइन लिख लो स्टार मार्क करके कि मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति, मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने से क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। ठीक है, और यही हमारा अगला टॉपिक होगा कल की क्लास का, राइज ऑफ रीजनल पावर्स, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। ठीक है, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़िए, पढ़ते रहिए उसको, और जो होमवर्क जो आपका पेंडिंग है, जो आपने नहीं किया है, उसको भी कंप्लीट करके आना है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।